Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Welcome to Nirval's classes and myself Ashish Nirval. My dear student, class 8. In our previous part, I told you about the key features of Indian democracy, and in that till introduction we covered the topic. आज हम दो लास्ट टॉपिक हमारे जो बच्चे हैं इस चैप्टर के, एक तो है हमारा की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं, आज हम इनको कवर करके अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई ओनली वांट टू रिक्वेस्ट यू, इफ टिल नाउ यू हैव नॉट subscribed my channel, please subscribe it, like the channel, and also don't forget to press the bell icon so that new notifications of the videos will be updated to you. So आइए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहला आता है हमारा की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फर्स्ट पॉइंट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता है वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वर्किंग, जहाँ एक से ज़्यादा सरकार सत्ता में काम कर रही है। एंड इन इंडिया वी फाइंड थ्री फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज। अब देखिए मतलब समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का काम क्या होता है? वो पूरे देश को देखती, पूरे राज्यों, पूरे सब राज्यों के ऊपर देखती है। दूसरा होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? टू चेक द सिचुएशन, टू चेक एंड टू सी whether the things are appropriate in their particular state or not। और लास्ट होता है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज जो गांव में या आसपास की चीज़ों को देखते हैं, जिनको मुखिया वगैरह कहते हैं। तो ये हमारा फेडरलिज्म था। अब दूसरा आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कहा जाता है कि हमें ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए जो हमारे बिहाफ पे सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचा दे। यहाँ उसको चूज़ करने में यूनिवर्सल एडल्ट का होने का मतलब, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है? इसमें वो सारे एडल्ट आ जाते हैं जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है और जो अपने निर्णय ले सकते हैं, तो वो इसमें इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। साथ ही ये कहा जाता है कि इसमें कोई सोशल या इकोनॉमिकल या कास्ट, जेंडर, ये कोई भी भेदभाव नहीं होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल। देन कम्स टू द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करूँ तो पावर को थ्री कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दैट इज फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियल। व्हाट इज लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं। फिर वो क्या करते हैं? दे फॉर्म द लॉ, वो लॉ बनाते हैं। सेकंड आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज, हु आर एग्जीक्यूटर्स? एग्जीक्यूटर्स आर दोज हु एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लॉ फॉर्म बाय द लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है जो कानून है वो व्यक्ति उसको फॉलो करे। और लास्ट आता है जुडिशरी। द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू चेक वेदर द पर्टिकुलर लॉ is following properly or it is being violated by the people। अगर कहीं ना कहीं जो कानून बनाए गए उनको खंडन हो रहा है तो वो सज़ा का हकदार है। देन कम्स टू द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सरकार भारतीय संविधान में हम लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे बनाए गए हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार, हमारे कुछ कर्तव्य हमें बताए गए हैं। वो कर्तव्य क्या बताए गए हैं वो जब मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दूँगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है अ कंट्री वेयर मोर देन वन रिलीजन इज देयर। और आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एक समुदाय को महत्वता न देकर सभी समुदायों का महत्व दिया जाता है, उसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। वाई इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री? क्योंकि यहाँ रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलता है, अलग अलग धर्मों से है,
अलग अलग राज्यों से है, अलग अलग उसका कास्ट है, तो लेकिन यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया जाता है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इसी के अंदर हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ये स्टेट पॉलिसी में ये हमारे राज्य सरकार के हाथ में होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरे राज्य में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में हम लोगों के क्या क्या अधिकार बताए गए हैं। सबसे पहला है फ्री राइट टू इक्वलिटी। देखिए, हर एक व्यक्ति भारत में रहने वाला सभी को बराबर का अधिकार है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ शॉपकीपर या टू अ वेंडर एंड टू अ पर्सन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन। कानून सभी के लिए बराबर है। कानून किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और राइट टू इक्वलिटी हमें बताता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न तो होगा और ना हम किसी के साथ कर सकते हैं। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम। हर एक नागरिक को पूरी आज़ादी है कि वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कल्चर को, किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकता है, अपने बातों को रख सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्री है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, भारत के अंदर बहुत बुरी व्यवस्था थी कि बच्चों के हाथ पैर काट दिए जाते थे, उनसे भीख मंगवाई जाती थी, या चाइल्ड लेबर, या वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से नीचे हैं उनसे दुकानों पे काम कराया जाता था, बर्तन साफ करवाए जाते थे। तो संविधान कहता है अगर कोई इस प्रकार से कोई करता हुआ पाया जाता है वो सज़ा का पूर्ण अधिकारी होगा, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा और साथ ही जेल जाएगा, क्योंकि बाल मजदूरी बहुत बड़ा कानूनी अपराध माना गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है, उसमें कोई उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। देन कम्स टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहे जिसका मन करे वो जो कल्चर चाहे उस कल्चर को फॉलो कर सकता है। पढ़ाई का अधिकार सभी को है, चाहे वो एक दलित वर्ग से हो या वो अपर क्लास का हो। एवरीवन इज़ हैविंग ऑल द राइट्स। तो किसी भी प्रकार से किसी भी राइट का या किसी भी अधिकार का कोई खंडन नहीं होगा। अगर कोई इन खंडन को करता पाया जाता है तो वो सज़ा का हकदार कहलाएगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है और संविधान इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, तो आप इस कंडीशन में कोर्ट में जाकर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उस कानून के बारे में आप अपने जो है विचार रख सकते हैं और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल हाउ क्लास 9 आवर चैप्टर इज़ ओवर टुडे। हैव अ नाइस डे। बस मेरे लास्ट में आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में या किसी चीज़ में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर इज़ 8279765371। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।